पकड़ा तो पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी मनोज और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गुड़िया का इलाज एम्स में चल रहा है। पाकिस्तान की जेल में कैदियों के हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। वह कोमा में है तथा उसके चेहरे पर भी सूजन है। इस बीच पंजाब से उसकी बहन दलजीत कौर व बेटियां उसको देखने पाकिस्तान जा पहुंची हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वह सरबजीत की हालत को लेकर सरकार के संपर्क में रहे तथा पाकिस्तान पहुंचे सरबजीत के परिवार की भी देखभाल करे। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह कोमा में है और उनके इलाज करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि उसके दिमाग में खून जम गया है। जब तक उनकी तबीयत स्थिर नहीं हो जाती उनका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता है। लाहौर उनसे मिलने जाने वालों में उनकी बहन दलजीत कौर व बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अमृतसर में कहा था कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ऐसी घटना नहीं हो सकती है। रविवार को उनके परिवार ने कहा कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को कदम उठाने चाहिए। इस बीच भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि भारतीय उच्चायोग को सरबजीत के परिवार का ख्याल रखने को कहा गया है तथा सरकार पाकिस्तान से इस घटना को लेकर लगातार संपर्क में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बम धमाके के सिलसिले में सरबजीत पिछले 21 साल से वहां की जेल में बंद है। पिछले शुक्रवार को सरबजीत पर पाकिस्तान की जेल में कैदियों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सरबजीत की रिहाई की मांग कई बार भारत की ओर से की गई है, लेकिन मौत की सजा प्राप्त सरबजीत को रिहा करने में पाकिस्तान ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिका में हुई आजम की बेइज्जती ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी इसे देश का अपमान बता रही है तो विपक्षी दल इसे लेकर सपा और आजम को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और नगर विकास मंत्री आजम खान ने हार्वर्ड में भाषण न देकर अपने विरोध की धार को सान दी। काउंसिलेट की पार्टी में भी शिरकत नहीं की। सपा इसे देश का अपमान बता रही है। वहीं आजम खान का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के इशारे पर हुई है। वहीं केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के पाले में खड़ी पार्टियां सपा के जख्म पर मरहम लगाने के मूड में नहीं दिख रही हैं। केंद्र की सरकार में शामिल राष्ट्रीय लोकदल ने तो काफी तल्ख टिप्पणी की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी के मुताबिक आजम को अगर लग रहा है कि उनकी बेइज्जती हुई है तो वो इतने दिनों से अमेरिका में रुके क्यों हैं। साथ ही तंज किया कि सपा सरकार के अमेरिकी नेताओं से काफी अच्छे रिश्ते हैं, अब कहां गई वो दोस्ती। कांग्रेस रालोद की तरह तल्ख तो नहीं बोल रही, पर उसका मानना है कि जिस तरह से विरोध जताया गया वो यूपी के नेताओं का निजी मामला है। ये जरूर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार अमेरिकी सरकार से इस बारे में बात करेगी। राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं होता, बेइज्जती का विरोध हो या विरोध का विरोध। वैसे भी उत्तर प्रदेश के सियासतदान राजनीति करने के लिए बहाना हर मौके में ढूंढ ही लेते हैं। मतदाताओं के भारी उत्साह के बीच उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। यूं तो हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनको वोटिंग के दौरान फजियत झेलनी पड़ी। इनमें सूबे के सूचना आयुक्त विनोद नोटियाल भी शामिल हैं। अलबत्ता बीजेपी ने सरकार और प्रशासनिक अमले पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। वैसे तो लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनका वोटिंग के दौरान जायका खराब हो गया। दरअसल तमाम लोग ऐसे थे जो पोलिंग सेंटर पर तो पहुंचे, लेकिन सूची में अपना नाम न होने के चलते वोट नहीं डाल पाए। इतना ही नहीं, 5 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके चलते मतदान प्रभावित रहा। लेकिन सूबे के सूचना आयुक्त विनोद नोटियाल के सामने अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल उन्हें एक पार्टी के नेताओं द्वारा जो लिस्ट थमाई गई थी उसमें उनका नाम था, लेकिन दूसरी पार्टी के द्वारा जो लिस्ट थी उसमें उनका नाम नहीं था। लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे सरकार और प्रशासनिक अमले की साजिश बताया है। अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने पहले ही मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखी थी, जो कि आज मतदान के दौरान सच साबित हुई है। मतलब ये कि मतदान के दौरान फजियत झेलने वालों में आम और खास दोनों किस्म के लोग शामिल हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। हालांकि पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई थी, लेकिन फिर भी प्रदेश में कई जगह छोटी मोटी हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रदेश भर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान के मौके पर कई स्थानों पर हल्की फुल्की झड़प जरूर नजर आई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा मामलों को शांति से निपटारा कर दिया गया। राजधानी देहरादून में पूरे जिले में मतदान के दौरान शांति व्यवस्था देखने को मिली। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। देहरादून के एसएसपी केवल खुराना ने बताया है कि
मतदान के दौरान और मतदान के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था और निर्देशों के बारे में सभी जोनल पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जा चुका था। साथ ही ये भी कहा गया है कि मतपेटियों और ईवीएम मशीनों को निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियों के जिस तरीके के दावे किए थे, अब उनकी पोल खुलती दिखाई दी। लोगों को वोट डाले बिना ही बैरंग लौटना पड़ा। मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन को शुरुआती दौर से ही मिल रही थी, लेकिन बावजूद लिखित शिकायतों के इस पर गौर फरमाने के प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में ही सोया रहा, जिसका खामियाजा उन तमाम वोटरों को चुकाना पड़ा जो अपने मत अधिकार से वंचित रह गए। राजधानी दून क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 31 राजीव नगर में लोगों को वोटर लिस्ट में नाम न होने के चलते उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग इसे बीएलओ की गलती बता रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री माथुर सिंह कंडारी का वोट भी राजीव नगर वार्ड में था, लेकिन इस बार उनके पूरे परिवार को भी वोट देने से वंचित रहना पड़ा। इतना ही नहीं, सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल और सपा के प्रदेश अध्यक्ष SN सचांद समेत उनके पूरे परिवार का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब मिला। लोगों की माने तो मतदाता सूची बनाने में जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहरहाल मतदान को सही तरीके से कराने के प्रशासन की तैयारियों के दावों की पोल खुल गई है। अब चाहे इसके बाद भले ही उच्च अधिकारी कार्रवाई के लाख दावे कर लें, इससे वोट न डाल पाने वाले मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड में रविवार को प्रदेश की छोटी सरकारों को चुनने का मौका जनता को मिला और जनता ने इस मौके को हाथ से जाने भी नहीं दिया। क्या बुजुर्ग, क्या युवा मतदाता, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि कई जगहों पर मतदाताओं के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब थे। 28 अप्रैल, जी हां, भले ही आज के दिन रविवार का रहा हो और आम जनता छुट्टी का आनंद ले रही हो, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़े अधिकार यानी मतदान का उपयोग प्रदेश की जनता ने जमकर किया। पूरे प्रदेश में रविवार को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हुई, यानी 6 नगर निगम, 28 नगर पालिका और 35 नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए जमकर वोटिंग हुई। 98 साल के बूढ़े हो या फिर 18 साल के जवान, सभी ने अपना वोट देकर समाज के विकास में भागीदारी या यूं कहें अपनी छोटी सरकारों को चुनने में अपने मत का प्रयोग किया। सभी उत्साह से लबरेज नजर आए। सभी के अनुसार यह उनका अधिकार है और उनके एक वोट से विकास की राह में प्रदेश आगे जाएगा। हालांकि मतदाताओं ने क्या फैसला किया वह अब ईवीएम में कैद हो गया है और इसका फैसला आगामी 30 अप्रैल को मतगणना के बाद ही होगा। लेकिन साफ है, बूढ़े, युवा, महिलाओं, यहाँ तक कि अपंग मतदाताओं ने भी जमकर वोटिंग देने का अपना हक अदा किया। साफ है, विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की जनता ने वोट देने बाहर निकली और उन्होंने जमकर वोट भी दिए। कहीं एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आई तो कहीं वर्तमान पार्षद के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी दिखाई दिया। वहीं कहीं बदलाव की तैयारी भी मतदाता करते नजर आए। मतदाता नाराज भी थे, लेकिन सभी उपयुक्त प्रत्याशी को चुनाव में जिताने आगे बढ़े और बढ़ चढ़कर वोट दिया। कनखल में अपना मतदान करने आए बाबा रामदेव ने मतदान के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शरबजीत पर हुआ हमला देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाकिस्तान जेल में शरबजीत पर हुए हमले पर बोलते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान के नापाक प्रधानमंत्री को बुलाकर उनका स्वागत करते हैं, जबकि अजमेर शरीफ के वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि मुसलमान हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। पाकिस्तान हमारी सीमाओं में घुसकर जवानों के सिर काट ले जाता है और हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। हमारे देश के नागरिक शरबजीत पर पाकिस्तान की जेल में हमला हो जाता है। ऐसा लगता है कि देश की सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं। हमारी सरकार आतंकवादी कसाब की सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है और शरबजीत की हिफाजत नहीं कर सकती। वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि देश की सरकार काम नहीं कर रही। शरबजीत पर हमला देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। हमारी कूटनीति की नाकामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके लिए विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम के लिए मतदान के पूरे दिन छिटपुट घटनाओं के बीच प्रशासन ने शांतिपूर्वक मतदान कराया। हल्द्वानी नगर निगम के लिए पहली बार ईवीएम मशीन से सफल चुनाव कराए गए। 98 पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी रही। खासकर मुस्लिम क्षेत्रों के बूथों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि सुबह सुबह 4 बूथों में ईवीएम मशीन खराब होने के चलते आधा घंटे से अधिक समय तक मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। साथ ही 3 बूथों पर पोलिंग एजेंटों और पार्षद के प्रत्याशियों द्वारा प्रशासन पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाते हुए हंगामा भी काटा गया। हालांकि पुलिस प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए मामले को शांत करा दिया गया। देर शाम तक लोग वोट डालने दूर दूर से आते रहे। जिला प्रशासन के सफल प्रयासों और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आखिरकार हल्द्वानी नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया गया।
मतदान खत्म होने के बाद लोगों को इस बात का इंतजार है कि उनका पहला मेयर कौन होगा। हालांकि ये तस्वीर 30 अप्रैल को साफ हो जाएगी। ये भीड़ इकट्ठा हुई है उत्तर प्रदेश सरकार को उसका वादा दिलाने। जी हाँ, भूमि अधिग्रहण का वो वादा जो उत्तर प्रदेश सरकार भूल गई है। आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी भी अपना विरोध जताने पहुंचे हैं। बेशकीमती उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों की यात्रा आगरा से चलकर आज लखनऊ पहुंची। 2 अप्रैल को आगरा से शुरू हुई किसान यात्रा 336 किलोमीटर का सफर तय कर आज लखनऊ पहुंची और विधानसभा के सामने धरना स्थल पर किसानों की ये यात्रा विरोध प्रदर्शन में बदल गई। सैकड़ों की संख्या में किसान यहां जमा हुए और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की मांग को दोहराया। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रालोद सांसद और केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी पहुंचे। आगरा से नोएडा तक बने यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनाई जा रही जेपी टाउनशिप के लिए अधिग्रहित जमीन की वापसी और पीड़ित किसानों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग के साथ ही अधिग्रहण के दौरान दर्ज मुकदमों भी वापस लेने की मांग की गई। जहां जयंत चौधरी ने सरकार की मंशा के बारे में भी कई बातें कही। वहीं उन्होंने ये कहा कि वो इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक पीड़ित किसानों की जमीनें और मुआवजा उन्हें नहीं मिलता और चाहे उन्हें धरना स्थल पर ही बैठे रहना पड़े, किसानों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इससे पहले भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति करता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण के इस मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार से नाराज है यूपी का पीसीएस एसोसिएशन। दरअसल संघ ने ये ऐलान किया है कि यूपी में पीसीएस से आईएएस बनने के लिए जिस लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। यही नहीं, संघ का ये भी दावा है कि अखिलेश के अमेरिका से लौटने के बाद वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और अगर उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो संघ की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पीसीएस अफसरों ने अखिलेश यादव का इस बात पर धन्यवाद किया था कि उनके प्रयासों से ही सूबे के पीसीएस अफसरों को आईएएस में प्रमोशन मिला है। लेकिन अब एक नई प्रक्रिया ने पीसीएस अफसरों में नाराजगी पैदा कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि अब पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन के लिए एक परीक्षा देनी होगी और इसी बात को लेकर सूबे के पीसीएस अफसरों में खासा रोष है। इस मसले पर पीसीएस एसोसिएशन मुख्यमंत्री के अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें ज्ञापन सौंपेगा और केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करेगा। यही नहीं, अब नाराजगी इस कदर है कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों में आक्रोश है और इस बात का पुरजोर विरोध करने का भी ऐलान हो गया है। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी पीसीएस अफसर इस बात से नाराज हैं। उनका ये भी कहना है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक परीक्षा की अनिवार्यता का कोई मतलब नहीं है। पीसीएस एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अब 25 से 30 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद परीक्षा की बात पूरी तरह से नाजायज है। दावा ये भी है कि पीसीएस अधिकारी लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं और उनमें ज्यादा अनुभव होता है और उनकी वजह से ही प्रशासनिक लाभ भी ज्यादा होता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन का ये भी दावा है कि पहले इस मसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर अखिलेश यादव ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली तो एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर अखिलेश यादव ने इस मसले का जल्द ही कोई हल नहीं निकाला तो अधिकारियों की नाराजगी सरकार के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर सकती है। सपा सरकार के मंत्रियों ने चुनावी फंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। बस्ती में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे लघु सिंचाई मंत्री और पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह ने एक नया ऐलान कर डाला। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को एक एक गाय मुफ्त देने का विचार कर रही है, जिससे इन महिलाओं को स्वरोजगार में मदद मिल सके। जल्दी इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने सीएम की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि अखिलेश के प्रयासों से ही ये हो सकेगा। शनिवार को जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए अधिकारियों के पेच कस रहे थे, वहीं उसी के अगले दिन ही राजधानी में बेखौफ हत्यारों ने 2 महिलाओं की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पड़ोसियों के सहयोग से पुलिस ने घटनास्थल से ही दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है। मामला अलीगंज इलाके के शिवलोक कॉलोनी का है, जहां 2 सहेलियों को मौत के घाट उतारा गया। इनमें से एक महिला का नाम मेहरा है और दूसरी का नाम रेखा। मेहरा अपने पति सफाई कर्मी अनिल के साथ किराए पर रहती थी। आज दोपहर जब वह आसपास के लोगों ने मेहरा के घर से खून निकलते देखा तो घर की कुंडी खटखटाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कॉलोनी के लोगों ने कुछ गड़बड़ देख
बाहर से दरवाजा बंद कर पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो एक महिला की लाश नीचे व दूसरी महिला की लाश ऊपर मिली। तलाशी के दौरान 2 लोगों को भी पुलिस ने उसी मकान से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक का नाम तनवीर जो कि सिविल की तैयारी कर रहा है और दूसरे का नाम सुरेंद्र है।